वोट चोरी का इतिहास। अंग्रेजी राज में वोट हदबंदी, स्वराज में वोट बंदी, लोकतंत्र में वोटर नसबंदी, राम राज में चोरी सीना जोरी। वोट चोरी का सिलसिलेवार इतिहास शोध आधारित कार्यक्रम। वोट चोरी का इतिहास कई पड़ावों से गुजरता हुआ चुनाव चोरी तक कैसे पहुंचा। हम इसे आईने की तरह इस तरह से देख सकते हैं कि चुनाव सुधार का नारा लगाते, लोकतंत्र की मसाल दिखाकर खैलीसा, सीनाजोरी करने वाले, खून खराबे के बीच अपनी राजनीतिक सत्ता कायम रखने की राजनीति करने वाले आगे बढ़ती रही और संविधान की भावना के अनुसार जो संस्थाएं बनाई गईं उन्हें कब्जाने तक ताकतवर हो गई। आखिर यह सब कैसे हुआ? वह चोरी जिसमें चोर की शक्ल नहीं दिख पाती है क्योंकि वह कभी सुधार की पोशाक पहनकर चोरी करता है तो कभी कानून व नियम का नकाब लगाकर, कभी डर दिखाकर तो कभी लालच में उलझाकर। वोट चोरी का इतिहास इतने ही सारे किस्से कहानियों से भरा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है आम मतदाता। वोट का मतलब एक भरोसा यह कि चुनाव करने का अधिकार सुरक्षित है। चुनाव मतलब अपने आदमी के चुनने का भरोसा। लेकिन देश में अब तक जितने चुनाव हुए उनमें वोट से वंचित करने से लेकर वोट बंदी तक की कहानी बताती है। जब जागे वंचित वोटर तब मचले वोट लूटर। वोट की चोरी पर चिंता इसीलिए कि चौकीदारी की आड़ में चोरी हुई है। समाज में वोट की हदबंदी से लेकर चोरी और सीनाजोरी का ऐसा ही लंबा इतिहास है। समाज में वर्चस्व रखने वाले जाति, धर्म, हरवे हथियार और दौलत की दबंगई का इस्तेमाल राजनीतिक ढांचे पर कब्जा जमाने के लिए करते रहे हैं। कानून वोट की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कानून के ढांचे में भी दबंगों के लफंगे खड़े रहे और वोटों की हेराफेरी, सीनाजोरी और चोरी के लिए अपनी कानूनी भाषा में दबंगई दिखाते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि संस्थाओं को भी कैसे चोरी, हेराफेरी, सीनाजोरी का अड्डा बना दिया गया। इसके लिए हम आपको ले जाएंगे समय के थोड़ा पीछे। चुनावी इतिहास में चोर के साथ चोरी का चेहरा भी पहचानना होगा। अंग्रेजों ने की थी चुनाव की शुरुआत। अंग्रेजी सरकार में राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को चलाने वाले लोग पहले अपने लिए वोटर चुनते थे, फिर वोटिंग करवाते थे और खुद को चुनवाते थे। यह सोचे कि वोट के अधिकार की अहमियत किसके लिए हो सकती है? उनके लिए होती है जिन्हें सत्ता गुलाम बनाए रखना चाहती है। वह सत्ता चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो। लेकिन समाज के वंचित लोगों में फिर सामाजिक सत्ता विरोधी राजनीति चेतना आ गई और वोट का अधिकार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जिनकी सत्ता चल रही है वे तरह तरह के तरीकों से वोट पर चोट करना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक सत्ता कानूनों नियमों का हवाला देकर सामने आती है और सुधार, शुद्धिकरण का चेहरा चढ़ाकर वोट से वंचित करने का अभियान चलाती है। यहां सवाल यह है कि चुनाव सुधार से आम मतदाता की लोकतंत्र में ताकत बढ़नी चाहिए या फिर कई तरह के बहानों से वोट की ताकत को कमजोर किया जाता है। प्रचार किया जाता है कि भारत दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहां की 95% आबादी यानी 95% पॉपुलेशन
चुनाव नहीं लड़ सकती है। वोट के पूरे पूरे अधिकार की नसबंदी कर दी गई। चुनाव पैसों का पेशा बन गया। वोट का मतलब वोटर अपने उम्मीदवार के पक्ष में अपने वोट को सुरक्षित महसूस करे और वोटर के भीतर खुद चुनाव में उम्मीदवार बन जाने का भी भरोसा होता है। उम्मीदवार बनना तो सपना हो गया है। 75 वर्ष पहले मिले अधिकार का आलम यह है कि मतदाता केवल वोट देने की सुरक्षा चाहते हैं। यह कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना कि मतदाता खुद उम्मीदवार बन सकता है। यह भरोसा चुनाव आयोग और चुनाव सुधार के बहाने खत्म किया गया है। 99% नागरिकों का जीवन गरीबी की तरफ झुका हुआ है और चुनाव दिन ब दिन करोड़ों अरबों का खेल बन गया है। अंग्रेजी सरकार के समय से इतिहास देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए सन 1900 के शुरुआती दशकों में चुनाव कराने का फैसला लिया। इसमें विधान परिषद के चुनाव शामिल हैं। इसे मॉन्ट्यूग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अंग्रेजों ने पहले पूरी जनसंख्या में अपने पसंद के मतदाताओं का चुनाव किया, अपने लिए सामाजिक सत्ता का चुनाव किया। कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता है। महिलाएं वोट देने के अधिकार से बाहर कर दी गईं। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। मर्दों की जो आबादी थी उसमें केवल 400 में केवल 9 लोग वोट दे सकते थे, यानी 100 में 2.25%। बाल गंगाधर तिलक आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में तो याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी आजादी सिर्फ ऊंची जाति के मर्दों के लिए थी। वे ऊंची जातियों के स्वराज के हिमायती थे। वे शूद्रों यानी पिछड़े वर्ग, अछूतों यानी दलितों और किसी भी जाति की महिला को किसी भी राजनीतिक संस्था में प्रतिनिधि बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। वायसराय की परिषद में शूद्रों, अति शूद्रों को प्रतिनिधि की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि ये वायसराय की काउंसिल में जाएंगे तो हरवाही जैसा काम कौन करेगा। सांप्रदायिक आधार पर बने संगठन भी तिलक की ही विचारधारा के थे। अब देखते हैं अंग्रेजों ने जिन्हें मतदान का अधिकार दिया, उन 400 लोगों में 9 लोग कौन थे। यह अंग्रेजों के लिए सामाजिक सत्ता थी। ये लोग थे जो जमीन जायदाद के मालिक थे, जिन्हें आम लोग रैयत, भूस्वामी, रईस, जमींदार, सेठ साहूकार, वकील, खान मालिक, सैनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी कहते थे। रैयत जो 15 एकड़ जमीन के मालिक थे। बिहार में परिषद के लिए 1920 के चुनाव में सबसे ज्यादा 38 जमींदार चुने गए। वकील 30 चुने गए। वकील और जमींदार बाद के चुनाव में भी सबसे ज्यादा चुने गए। बिहार उड़ीसा के विशेष अधिकारी एजे हब्बाक 9 दिसंबर 1928 यानी 1928 को लिखते हैं, इस क्षेत्र में बाभन, राजपूत, ब्राह्मण, वैद्य और कायस की आबादी 13% है, लेकिन परिषद में इनकी संख्या 65% है, 65%। जाति से अलग धर्म की पहचान के आधार पर परिषद में हिंदुओं की संख्या 90% है, 90%। अंग्रेजी सरकार के समय बड़ी आबादी सत्ता के खेल से दूर थी। मतदाताओं की सूची और उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीत के लिए जो चल रहा था वह भारत के समाज के लिए कोई नया नहीं था। पहले जमीन पर बेगारी के लिए खून खराबा होता था। वोट का जमाना आया तो जमींदार अपने को सबसे ऊंचा समझते थे। जिन रैयतों को वोट का अधिकार मिला था उन्हें अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डाल रहे थे। वोट नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाता। 1923 की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में बड़े पैमाने पर बोगस वोट डाले गए।
इसके अलावा मतदाताओं को शराब पिलाना, रुपये पैसे देना, जाति और सांप्रदायिक भावना भड़काना, मतदान केंद्र तक गाड़ी में बैठा कर ले जाना, यह सब शुरू हो गया। वोट के अधिकार को अपने कब्जे में करने के लिए जितना संभव था सब हुआ सिलसिलेवार। दो बातें हुई। जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक सत्ता पर सदियों से काबिज वर्ग के लोगों ने राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने में पूरा जोर लगा दिया। सामाजिक सत्ता मतलब जाति का वर्चस्व और दूसरा वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। बिहार के शाहाबाद जिले में चुनाव से जुड़ी हत्या की एक घटना सामने आई। तब आयर के राजपूत जाति के खोमारी सिंह की हत्या हुई थी। इसमें हत्या के 3 अभियुक्तों ने कोर्ट में कहा कि आयर गांव के बाबुओं की इच्छा के खिलाफ तपसी राम कोहरी को उन लोगों ने वोट दिया था, इसीलिए उन्हें गलत तरीके से हत्या के मुकदमे में फंसाया गया है। पटना के सीनियर एसपी ने 16 फरवरी 1948 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जिला परिषद के लिए जो पहला चुनाव हुआ उसमें 4 लोग मार डाले गए। इस तरह भारतीय समाज में राजनीतिक सत्ता के चुनावी तरीके में भी हत्या और हिंसा सामने आई। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आम लोगों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंग्रेजी सरकार ने वोट देने वालों की संख्या बढ़ाकर 1946 में 100 लोगों में लगभग 14 कर दी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। इसमें दो राय नहीं कि अंग्रेजों के समय वोट से वंचित करने के कई तरीके आजमाए जा चुके थे। फिर आया आजादी का दौर, जन गण मन अधिनायक। में 1949 में भारत के लोगों ने एक संविधान को स्वीकार किया। हम भारत के लोगों ने सरकार बनाने के लिए मतदान का अधिकार हासिल किया। हम भारत के लोग भारत के नागरिक हो गए। मकसद लोगों के बीच बराबरी लाना और भारत सबका है इस भावना को मजबूत करना। और इस तरह पहला चुनाव आया 1951-52 का चुनाव। संविधान को स्वीकार करने के 2 साल के बाद चुनाव के संबंध में यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें तब कैसा लगता होगा जो सदियों से तरह तरह की गुलामी के हालात में जी रहे थे और अब उनके हाथों में उनकी सरकार यानी अपनी सरकार, हाँ, अपनी सरकार को चलाने के लिए अपने आदमी को चुनने का अधिकार मिला। ऐसे लोगों के पास संविधान का लिखित अधिकार तो था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट थी। समाज में बाल गंगाधर तिलक के विचार वाले लोग गुलाम बनाए रखने वाली सोच में पले पढ़े थे। मेहनत मजदूरी पर अय्यासी के शौकीन वे ताकतवर लोग थे जिनका सरकारी दफ्तरों में रसूख था। बेगारी को डंडों के बूते बनाए रखने वाली राजा महाराजाओं की रियासत और उनकी हरवे हथियार से लैस फौज थी। कोर्ट में वकीलों का दबदबा था। लोकसभा में 1952 के चुनाव से मतदान से कौन कैसे वंचित हुआ? पहले आम चुनाव में वोटर तो सभी 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को माना गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ और 10 लाख से ज्यादा थी। इसमें जम्मू कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है, लेकिन आज आबादी में मतदाता बने करीब 17 करोड़ और उनमें केवल 4 करोड़ मतदाताओं ने बहुमत की सरकार बनवा दी। केवल 4 करोड़ ने बहुमत की सरकार बनवा दी। मतदाता सूची में नाम काटकर या जोड़कर यानी किसी तरह से वोट से वंचित रखना सामाजिक राजनीतिक सत्ता का एक हथियार बन गया। यह सिलसिला तब से चल रहा है। संसदीय सत्ता का मतलब विरोधी मतों को ठिकाने लगाने के नए नए तरीकों की खोज करते रहना है। सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होता है कि किस तरह की पहचान वाले मतदाता वोट डालने निकल रहे हैं और उससे सत्ता का ढांचा कितना बदल सकता है। 1951-52 के चुनाव में जो मतदाता वोट डाल पाए और जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया,
यह सारी कहानी लोकसभा में 1952 में एक बहस के दौरान सामने आई। कुल 17.5 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन सिर्फ 8 करोड़ मतदाता वोट देने पहुंच सके थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो किसी भी तरह की सत्ता से वंचित थे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी महसूस करते थे, उनके लिए वोट के इस अधिकार का महत्व किस तरह से था, यह संसद में बहस में देखा जा सकता है। संसद में मद्रास के शिवा राव ने कहा कि उनके क्षेत्र में वोट देने वाली महिलाओं की लाइन पुरुषों से बड़ी थी। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं पर्दे में आईं, हरिजन महिलाएं भी आईं और वोट दिया। ये दूर दराज के इलाके से पैदल चल के वोट देने आई। उज्जैन के सांसद राधे लाल व्यास ने संसद को बताया कि चुनाव की राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और खास तौर से किसानों, मजदूरों में जागृति हुई है। देशमुख के अनुसार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग लगाई है कि गांव के लोगों ने कांग्रेस की सत्ता बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 4 फरवरी 1952 के दिन मीडिया को बताया कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक संख्या में वोट दिया। चुनाव का एक और नोट करने वाला पहलू यह भी था कि शहरी पुरुष और महिलाएं अक्सर ही बिना वोट किए पोलिंग बूथ छोड़कर जाते, लेकिन देहाती वोटर धैर्यपूर्वक घंटों इंतजार करते। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि इन चुनावों ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को हर गांव का दौरा करने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ वंचितों में अधिकार और चेतना का यह माहौल था, तो दूसरी तरफ मतदाताओं के घरों से निकलने और बैलेट बॉक्स में पड़े मतपत्रों की गिनती होने तक के काम में मतदान के अधिकार को दबाने में ताकतवर लोग लगे थे। बिहार में पहले विधानसभा के चुनाव में उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के विरुद्ध हिंसक हमले हुए जो कमजोर वर्गों के लोगों के बीच किसानी में लगे लोगों को मतदान के लिए जागृत करने में लगे थे। संसद में 6 फरवरी 1952 को गुजरात से सांसद चंद्रशंकर मणिशंकर भट्ट ने कहा कि मेरे एक मित्र ने कहा, मैं भी कह सकता हूं कि बैलेट बॉक्सों को किसी रीति से बिना सील तोड़े खोला जाता है। इसका राजस्थान में भी प्रयोग हुआ। संसद सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने कहा कि ऐसा बहुत जगह हुआ है। आजादी के आंदोलन ने समानता और स्वराज की तो चेतना पैदा की है, लेकिन दबंगों की विचारधारा का मकसद अपना वर्चस्व बरकरार रखने का होता है। सत्ता के तंत्र में दफ्तरों के बाबू, सत्ता का सैन्य दल, जमीनी स्तर पर जमींदार, इनके अमले फैले थैली सा सब मिलकर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं। पहला आम चुनाव उन सब तरीकों की खोज का आधार बना जिससे भविष्य के चुनाव के नतीजे मन माफिक निकल सके। पहले चुनाव में वोटों से वंचित करने के 2 तरीके सामने आए हैं। एक तो वोट देने के लिए आधे से ज़्यादा मतदाताओं को जगने नहीं दिया गया। दूसरा, जो जगे उन्हें घरों से निकलने में रोड़े पैदा करने से लेकर मत पेटी में गिरे उनके मतों की हेरा फेरी का एक सिलसिला शुरू हुआ। यह सब कहानियां हमें संसद में सुनने को मिली, जो उस वक्त वोट की चोरी, वोट की हदबंदी की सूरत में दिख रही थी। लोकसभा में 11 फरवरी 1955 की बहस में संसद सदस्य केटी शाह ने गांवों से बूथों की दूरी और मतदान केंद्रों तक गरीब गुरबों के पहुंचने के लिए सड़कें नहीं, साधन की कमी, बैलेट बॉक्सों की रखवाली और बैलेट बॉक्स के खुलने के वक्त के हालात से जुड़े सवाल संसद में उठाए। आर वेलायुधन ने कहा कि जो लोगों के लिए लड़ते हैं उन्हें और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह दिखता है कि वोट के अधिकार को कमजोर करने के तरीके सरकारी ढांचे और सामाजिक ढांचे में अलग अलग थे, लेकिन दोनों का मकसद एक होता है। आम वोट की ताकत को कमजोर करने के लिए जहां जो लह सकता है उसका सिलसिला बढ़ता गया है। संसद में 1955 की बहस में सांसद कामत ने चुनाव में पनप रही संस्कृति का एक ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे गांवों में सरकारी अधिकारी, पटवारी, पटेल, कोटवार
चुनाव में हिस्सा ले रहे थे और गांव के मतदाताओं को गुमराह कर रहे थे। कामत ने एक किस्सा सुनाया। गोंड जाति की महिलाएं वोट देने के लिए नदी और नाला पार कर रही थी। तब नदी नाले की दूसरी तरफ होमगार्ड के जवान खड़े थे। उन्होंने दूसरी तरफ से चिल्लाकर गोंड महिलाओं से कहा कि यदि तुम लोग इधर आई तो यहां मिलिट्री खड़ी है और तुम लोगों की जान ली जा सकती है और इज्जत आबरू उतारी जा सकती है। गोंड महिलाओं को अपने गांव वापस लौटना पड़ा और सत्ता विरोधी वोट करने से वे वंचित रह गई। दलितों की टोली तक बैलेट बॉक्स नहीं भेजे गए, बल्कि बैलेट बॉक्स सामंती टोलों में दलितों को वोट देने के लिए रखे गए। यही था लोकतंत्र का चेहरा। यह सत्ता विरोधी मतदाताओं को वोट से वंचित करने के तरीकों में एक ऐसा तरीका निकला जो चेहरे से सरकारी था, लेकिन वह सामाजिक आर्थिक दबदबे के हथियार वर्दी के नीचे छिपाए हुए था। यह विचार सरकारी चेहरे में चुनावी इतिहास में बार बार इस्तेमाल किया गया। सांसद कामत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बैलेट बॉक्स जहां रखे थे वहां रात में रिटर्निंग ऑफिसर घुस गए और जो चाहा वो किया। लिखित शिकायत करने पर कलेक्टर ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे दिन वोटों की गिनती के लिए व्यवस्था करने का इरादा बताकर बैलेट बॉक्स वाले हॉल में गए थे। लेकिन कामत का संसद में यह कहना था कि गिनती के लिए बैलेट बॉक्स को व्यवस्थित किसी निर्वाचन क्षेत्र में तभी किया जाता है जब बैलेट बॉक्स गिनती वाले हॉल में लाए जाते हैं। हैरानी की बात तो तब देखी गई जब दूसरे दिन जिलाधिकारी ने 9 फरवरी 1952 से 24 फरवरी तक के लिए वोटों की गिनती की जगह मतगणना केंद्र चुनाव कार्यालय के जो 200 गज की दूरी पे था उसमें वो 144 धारा लगा दिया गया। पूरा सत्ता तंत्र कैसे चुनाव लड़ता है, इसके बारे में बाबू रामनारायण सिंह ने संसद में कहा कि जिस मंत्री को हजारीबाग से खड़ा होना था उन्होंने सबसे पहले तो यह किया कि सारे सूबे से अपने मन के अफसरों को चुन चुन कर जिले में पोस्टिंग करा दिया। चुनाव से 3 महीने पहले से उस उम्मीदवार के पक्ष में वे चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। रामनारायण बाबू ने उन्हें सरकारी पार्टी कहा। 8,000 रुपये खर्च करने का विधान है, लेकिन केवल एक बड़गांव केंद्र पर रुपये पैसे नाले की तरह बहाए गए। लोगों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने मंत्री को वोट नहीं दिया तो उनको खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको हर तरह से सताया जाएगा। खुद मंत्री ने अपनी सभा में कहा कि हिटलर की तरह जबरदस्ती वोट लूंगा। उस क्षेत्र में 8 बैलेट बॉक्स में से वोट निकाल लिए गए थे। यह सब रिकॉर्ड में है। यह मंत्री उस क्षेत्र से तो हार गए, लेकिन उस वह ताकतवर ने दूसरे क्षेत्र से जीत हासिल कर ली। तंत्र का एक हिस्सा मीडिया भी है। संसद सदस्य एस एन दास ने कहा कि हमारे देश में अखबारों का इस तरह से संचालन हो रहा है कि यह कहने में संकोच नहीं है कि आज जो अखबार चलाने वाले हैं उनके लिए प्रेस स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन कलम की स्वतंत्रता नहीं है। प्रेस के मालिक को स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे लिखवा सकता है। प्रेस आयोग की पहली रिपोर्ट में उद्योगपतियों द्वारा मीडिया कंपनियों को चलाने और अमेरिका व ब्रिटिश विज्ञापन कंपनियों द्वारा उन्हें आर्थिक ताकत देने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मीडिया कंपनियों को वही मालिक थे जो जूट, सीमेंट, चीनी और दूसरे उद्योगों के जरिए आर्थिक सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाने में लगे थे और मीडिया के मालिक बनकर राजनीतिक सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने में माहिर थे। देश में पहले आम चुनाव में यह दिखने लगा था कि संविधान में 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का जो अधिकार मिला है उसका लागू होना आसान नहीं है। वर्चस्व रखने वाले और आज़ादी के सपने को साकार करने वालों के बीच टकराव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। सरकारी ढांचे और समाज के ढांचे में मतदाताओं के घरों से निकलने, मतदान केंद्रों तक पहुंचने और बैलेट बॉक्स से वोटों की गिनती तक
इस अधिकार के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ बन रहा है। चुनाव दर चुनाव वोट बंदी और वोट चोरी की कहानियां पसरी पड़ी है। 1957 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 29 करोड़ 36 लाख से ज्यादा थी, लेकिन 100 में केवल 47 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, यानी 100 में 53 मतदाताओं के वोटिंग से बाहर होने के कारण बिखरे हुए हैं। लेकिन यह प्रचार की मतदान को लेकर मतदाताओं में उदासीनता है या काफी नहीं। कम से कम वोटिंग से वंचित सभी मतदाताओं पर तो यह बात कतई नहीं लागू की जा सकती। वयस्क लोगों का 53% हिस्सा उदासीन होता तो लोकतंत्र और आज़ादी का संघर्ष परवान नहीं चढ़ता, लेकिन ये मीडिया के जरिए उदासीनता के रूप में प्रचारित हुआ। यह उदासीनता नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी नागरिक को अशिक्षित कहा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वह शिक्षा से वंचित नागरिक कहा जाना चाहिए। संघर्ष उनके बीच चल रहे थे जो अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध थे, और दूसरी तरफ वह गिरोह संगठित हो रहे थे जो संसदीय लोकतंत्र में वोट के अधिकार को दफन करने के तरीके तैयार कर रहे थे। 1957 मार्च 28 को संसद में एक बहस के दौरान नंदलाल शर्मा ने बताया कि चुनाव के दिनों में एक प्रदेश के मंत्री ने अपने विरोधी उम्मीदवार को 9,000 रुपये की स्वीकृति दी और यह रुपया दे दिया। संसद सदस्य ने यह दावा किया कि यह लिखा हुआ हमारे पास है। उम्मीदवार ने कहा कि उसे 9,000 रुपये देकर बिठा दिया गया और उस चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उससे धमकाया कि यदि वो नहीं बैठेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाव में जीत के लिए रुपये, पैसे और हिंसा का एक रिश्ता तैयार हो रहा था। जाहिर है कि पैसे और हिंसा कमज़ोर लोगों के पास नहीं होते हैं, ताकतवरों के पास होते हैं, और उनके प्रहार कमज़ोरों या कमज़ोरों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ करने के मकसद के अलावा कुछ और सोचा नहीं जा सकता है। राजमाता शाह ने संसद में बताया कि गाँवों में वोटर्स लिस्ट से वोटर्स के नाम उड़ा दिए गए, वहाँ वोटर्स को घूस दी गई है। लेकिन संसद की इस खास बहस में 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिंसा और हथियार के बल पर बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना आने से रह गई। बूथ कैप्चरिंग का मतलब आम मतदाताओं के अधिकार को बंधक बनाकर दबंगों ने अपने पक्ष में सारे वोट डाल दिए। बिहार के बेगूसराय में 1956 के उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली थी। तभी से बूथ लूटने की तैयारी चल रही थी। विधानसभा चुनाव में हथियारों से लैस गिरोह ने मताधिकारों को लूटकर सत्ताधारी उम्मीदवार की जीत घोषित करा दी। 1957 तक का चुनाव पहले से जिनका दबदबा था, वे स्वयं और सरकारी पोशाक में उनके विचारों के चौकीदार थे। वे अपने अपने तरीके से आम मतदाताओं के मताधिकार को बंधक रखने या वोट को बेकार करने के लिए हर जगह मुस्तैद दिखते हैं। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों में समानता की जागृति आ रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1957 में चुनाव संपन्न होने के बाद कहा कि यदि पहले आम चुनावों ने अशिक्षित वोटरों के व्यापक तबकों को यह सिखाया कि वोट क्या होता है, तो 1957 के दूसरे चुनावों ने समझदारी से और अलग अलग पहचान करके इसे अमल में लाना सिखाया। 1967 के चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, तब यह स्पष्ट हो गया था कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सत्ता विरोधी चेतना से संगठित होना जरूरी समझ रहा था। 1966 में संसद में चुनाव पर बहस के दौरान संसद सदस्यों ने जो बताया, उससे 1962 के चुनाव में वोट बंदी और वोट चोरी की तस्वीर साफ हो रही थी। 1957 के चुनाव में वोटरों के बीच अपने आदमी की पहचान करने की चेतना को बढ़ते देख दबंगों की सत्ता चौकन्नी हुई और वोट चोरी के वे तरीके खोजे जाने लगे जो कि चोरी तो हो लेकिन चोरी की तरह न दिखे, उसमें चोर की पहचान करना मुश्किल हो। बिहार में बक्सर क्षेत्र के सांसद अनंत प्रसाद शर्मा ने संसद में बताया कि 1962 के चुनाव में बड़े बड़े राजा महाराजाओं, जमींदार लोगों या पैसे वाले लोगों ने गरीब लोगों पर जो कि गांव में रहने वाले हैं, कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दबाव डालने की कोशिश की और कहीं कहीं यह भी कहा
कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो गांव से बाहर निकाल देंगे, सदन से सिर्फ फर्ज करना है। यानी सांसद महोदय कह रहे हैं कि अगर 1967 के चुनाव में इस तरह की दिक्कतों की कंप्लेन करें तो उसकी देख रेख जल्दी होनी चाहिए, शिकायतों की सुनवाई हो जाए। हम बस यही मिन्नतें करने के हालात में पहुंच गए। सामाजिक स्तर पर राजा महाराजा जमींदार मतदान के अधिकार से वंचित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार ने लोगों के बीच संघर्ष करने वालों को जेल में बंद कर रखा था। संसद की बहस में सदस्य नाम्बियार ने फरवरी 1967 के आम चुनाव से पहले सही और साफ सुथरे मतदान के लिए पीसी एक्ट और DIR एक्ट के तहत कैद किए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए जोर दिया। SM बनर्जी ने संसद में कहा कि 1957 के चुनाव में वोट नहीं दे पाने वाले 50% मतदाता कल कारखाने के मजदूर थे, जिन्हें सरकार ने मजदूरी के साथ मतदान के दिन छुट्टी नहीं दी। सावित्री निगम को यह बताना पड़ा कि जिस तरह का पिछड़ापन हमारे समाज में है, उसके मद्देनजर महिलाओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने का खास तौर से इंतजाम किया जाना चाहिए। कटिहार के प्रिय गुप्ते महिलाओं की माली हालत को इस तरह से संसद ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ते के लिए बुर्के का इंतजाम किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र ऐसी जगह पर होते हैं जहां पहुंचने के रास्ते का नामो निशान नहीं है और मतदाता को सुबह से शाम हो जाती है। रास्ते में नदी नाले पड़ते हैं। जितने लोग मतदान करने पहुंचते हैं वे कुल संख्या का 20, 30 या 50% होते हैं। अलीगढ़ के बीपी मौर्या ने कहा कि देश में करोड़ों खेतिहर मजदूर देहातों में रहते हैं, उनका वोट आज़ाद नहीं है, धमकी से उनका वोट डलवाया जाता है। जमींदार लोग अपने गुर्गों और लाठी के बल पर वोट पड़वा रहे हैं। दूसरे सत्ता विरोधी उम्मीदवार, ज़्यादातर उम्मीदवार गरीब होते हैं, उनके पास साधन नहीं होते हैं। विरोधी दलों की मीटिंग धारा 144 लगाकर रोकी जाती है। विरोधी उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया जाता है। बीपी मौर्या के बयान में स्पष्ट है कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव के खिलाफ सामाजिक स्तर पर दबदबा रखने वाले और सरकारी ढांचे में बैठे उनके समर्थक किस तरह से चुनौती खड़ी कर रहे हैं। सांसद मौर्या ने वोट के अधिकार पर कब्जे के और कई तरीकों का उल्लेख किया। दमोह की सांसद सहोदराबाई ने चुनाव की बहस में बताया कि मुरैना, ग्वालियर, भिंड, छतरपुर, पन्ना आदि इलाकों में महिलाएं मतदान केंद्र तक आने से डरती हैं। नांदेड़ के तुलसीदास यादव ने उन महिला मतदाताओं की तकलीफ़ों को लेकर जाहिर की जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें बच्चों को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है। यह उदासीनता नहीं थी, जिनमें चेतना जागी थी, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के रास्तों का यह पर्दाफाश है। गौरतलब है कि एक तरफ मतदाता राजनीतिक तौर पर सजग हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मतदान कराने के तौर तरीकों में बदलाव हो रहे थे। 1952 और 1957 के चुनाव में मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नामों वाली सूची नहीं हुआ करती थी। सभी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतदान बॉक्स रखा जाता था। 1961 में केरल और उड़ीसा के मध्यावधि चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों की सूची के रूप में मतपत्र लागू किया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के साथ चुनाव चिन्ह भी दिया गया। 1967 का चुनाव यानी 1967 का चुनाव एक ऐसे मोड़ पर मतदाताओं को ले आया जब उन्हें मतदान के अधिकार को नियंत्रित करने की कोशिशों और अपने अधिकार को संगठित होकर सुरक्षित करने की चुनौती दिखी। अपने अधिकार को सुरक्षित करने वालों की कतार में खड़े वंचित नागरिकों की हत्याएं होने लगी। दूसरी तरफ वोट चोरी और वोट पर सीनाजोरी के लिए सत्ताओं पर काबिज समूह के बीच सरकारी और सरकार से बाहर का जो फर्क दिखाया गया, उस पर से पर्दा उठने लगा था। हालांकि 1967 का पहला चुनाव था जिसमें मतदाताओं ने कुछ वैसे नतीजे देखे जो कि वे मतदान के जरिए चाहते थे, लेकिन वे कुछ ही थे। लेकिन इतने भर से वे संस्थाएं सक्रिय हो गईं
जो मतदाताओं की इस चेतना को लेकर चिंतित हो गई थीं और वे कई तरह की तिकड़मों को अख्तियार करने लगे। यानी जब जागे वंचित वोटर तब मचले वोट लूटर। 1969 में प्रदेशों में चुनाव अतीत के साथ सभी चुनावों के मुकाबले सबसे ज्यादा हिंसात्मक क्यों हुआ? वे कौन ताकतवर लोग थे जो बैलेट पर बुलेट का जोर स्थापित करना चाहते थे? या फिर क्या वे हिंसा के साथ हुई घटनाएं एक संघर्ष थी जो कि वोट के अधिकार पर कब्जे और वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने वालों के बीच वो चल रहे थे? विदेशी धन का प्रभाव बढ़ने लगा था। चुनावों को पैसे का खेल बनाने की कोशिश किस तरह की गई है उसका एक बेहद सूक्ष्म नमूना यहाँ देखते हैं। संसद में एक सदस्य ने बताया कि चुनाव के सिलसिले में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं। ये तब की बात है। एक मीटिंग के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं और उसके इस्तेमाल के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। चुनाव को पैसे के खेल की तरफ ले जाने की संस्कृति महज चुनाव सुधार की बहस के नए नए दरवाजे खोलने की चाबी साबित हुई और उसे लोकतंत्र के मजबूत होने के दावे के तर्क की तरह इस्तेमाल किया गया। चुनाव सुधार मतदाताओं के लिए मतदान को सहज, स्वच्छ और सुलभ बनाने के लिए कारगर साबित नहीं हुए, बल्कि राजनीतिक संस्कृति को अमीर और अबीर परस्ती की तरफ पूरी तरह से झुका दिया गया। 1969 के चुनाव में सबसे ज्यादा जगह थे दलित और गरीब पृष्ठभूमि के मतदाता और उन्हें वोट देने से रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई। बूथ यानी मतदान केंद्र संघर्षों और शक्ति प्रदर्शन के केंद्र बनने लगे। 1971 तक के चुनाव में यह दिखता है कि सत्ताओं पर काबिज व्यक्तियों व समूहों ने अपने स्तर पर हिंसा के हर संभव तरीके अपना लिए थे। सोशलिस्ट समाज दल के नेता जगदेव बाबू की पुलिस गोलीकांड में हत्या कर दी गई। वे बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ भाषण दे रहे थे। सोशलिस्ट समाज दल जैसे राजनीतिक संगठनों के बनने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बूथ कैप्चरिंग एक राजनीतिक चुनौती बन गई थी। मतदाताओं के बीच चर्चा का यह मुख्य विषय बन गया था। उस दौर में केवल बूथ कब्जे को रोकने के लिए कई लोगों को जानें गंवानी पड़ी। बूथ कब्जे को रोकने के लिए वंचित वर्ग के बहुतेरे लोगों ने अपनी शहादत दी है। चुनाव में वोट चोरी मतदाता सूची में हेरा फेरी की शक्ल के बजाय कब्जा करने की सूरत में दिखता था। राजनीतिक सत्ता में बैठे चेहरे बूथ कब्जा करने वालों के मददगार के रूप में दिखने लगे थे। यह इस बात का भी संकेत था कि आने वाले चुनावों के लिए ये आपस में एकजुट हो सकते हैं और वे संगठित हमले को अपने वर्चस्व के लिए एकमात्र विकल्प मान सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि सत्ता के गलियारे में ही 1971 से चुनाव सुधार की बात की जाने लगी। 1971 में जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 18 फरवरी 1972 और 10 मार्च 1972 को 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की। 1972 में 5वें आम चुनाव के समाप्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एसपी सेन वर्मा ने एक रिपोर्ट जारी की और चुनाव सुधार में इस पहलू पर जोर दिया कि उम्मीदवार बनने के लिए 25 मतदाताओं की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। विपक्ष में जयप्रकाश नारायण ने भी चुनाव सुधार कमेटी का गठन किया। फिर जस्टिस तारकुंडे समिति की रिपोर्ट आई। सुधारों के नारों का इतिहास के गर्त में समाते रहने का एक सिलसिला है। संसदीय लोकतंत्र की ताकत एक साथ मारने व सालाने की पद्धति मानी जाती है। हमला हिंसात्मक ही नहीं होता। हिंसा कानून और व्यवस्था की भाषा है। लोकतंत्र में सामूहिक वोट की चोरी संगठित राजनीतिक हमला है, चाहे वह जिन भी रूपों में घटित होता है। जैसे सामाजिक सत्ता की भाषा में छुआछूत महज एक सामूहिक हमले का रूप है। समाज में असमानता, गैर बराबरी, चाहे वह लैंगिक हो, जातीय हो, धार्मिक हो, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी के हालात को महसूस करके जिन मतदाताओं का समूह बूथों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हुआ, उस समूह को वोट के अधिकार की चेतना से पीछे ढकेलने की हर संभव कोशिश और षड्यंत्र किए गए।
आखिर क्या वजह हो सकती है कि 1977 के चुनाव में हिंसा ने संगठित रूप अख्तियार कर लिया? बिहार में हिंसा का सारा रिकॉर्ड टूट गया। 194 194 हिंसा की घटनाएं हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चतुरानंद मिश्र ने तब बताया कि 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद संपूर्ण बिहार में सामंतों की तरफ से एक बात जो आम हो गई, हरिजन यानी दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों को दबाव। उन्होंने उस दौर में हुए सामूहिक नरसंहारों के नाम गिनाए जो कि वेलछी पथड़ा के रूप में प्रचारित है। बूथ कब्जा करना आम बात हो गई। मिश्र के अनुसार चुनाव में उनकी पार्टी के 10 आदमी मार डाले गए क्योंकि वो बूथ कब्जा करने से रोकना चाहते थे। चुनाव का मतलब चुनाव होता है, वह स्थानीय स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा के हो। वोट के अधिकार पर कब्जा करने के तौर तरीके हर तरह के चुनाव में दिखाई देते हैं। बिहार में पंचायत के चुनाव 1977 के बाद नहीं कराए गए और जब तक नहीं कराए गए सामूहिक नरसंहारों का दौर चला। भूस्वामियों, सामंतों, अपराधियों की निजी सेनाएं बड़े पैमाने पर बनी और नरसंहारों को अंजाम दिया। इससे साफ था कि वर्चस्व बनाए रखना और वर्चस्व को चुनौती देने की विचारधारा टकराव के केंद्र में है। मतदान के अधिकार को कमजोर करने यानी हदबंदी, खत्म करने यानी वोट बंदी या बाधित करने यानी नसबंदी के तरीके विभिन्न स्तरों पर किस तरह से जारी रहे, आगे की कहानी से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार भारतीय समाज में बराबरी के स्तर पर वोट देने का अधिकार मिला। जिन्हें अधिकार मिला उनमें समाज के सबसे कमजोर लोग, मसलन दलित, आदिवासी, महिलाओं और गरीब लोग हैं। जिन जिन इलाकों में वो वोट देने के लिए सजग हुए वहां उन पर हमले के तरीके निकाले गए। हमले के तरीकों में बूथों को मतदाताओं की पहुंच से दूर रखने, उन्हें डराने, धमकाने, मारने, आर्थिक स्तर पर दंडित करने, लालच देने, नशे में डुबोने आदि थे। खास तौर से घरों से अधिकार के साथ पहली बार निकलने वाली महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने के प्रयास हुए। दूसरा, समाज में जो भी जाति और धर्म हरवे हथियार से दबंगई सत्ता चला सके वह अपने स्तर पर चलाए। कानून के ढांचे में बैठे अधिकारियों का समर्थन वैसे तथ्यों को मिला। तीसरा, तरह तरह के कानून बनाकर मतदान के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशें शुरू की गई। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मतदान के अधिकार को कमजोर करने के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो वोट के अधिकार का एक निश्चित उद्देश्य है, वह मतदान के जरिए अपने उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार है। नई स्थिति इस तरह से बनाई गई है कि मतदान के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर चोट करना। मसलन 1966 में लोकसभा की बहस में गोपालगंज के सदस्य DN तिवारी ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा खर्च करने की एक सीमा निश्चित कर दी गई है, लेकिन पैसों की बड़ी बड़ी थैलियां चुनाव मैदान में आ गई हैं। उम्मीदवार 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। यह गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के हाशिए पर जाने का संकेत है। 1977 के चुनावों के दौरान वोट के अधिकार के लिए खड़े होने वालों के खिलाफ संगठित हमलों का राजनीतिक चरित्र सामने आया। संसद में KP रेड्डी ने कहा कि 1978 में ब्लैक मनी के स्रोत, काला धन के स्रोत ठेकेदारी और टेंडर के रूप में दिखने लगे। बड़े बड़े सीमेंट, बालू, लोहे से जुड़े निर्माणों का दौर था तब। दरअसल हर दौर में जिस तरह के काम धंधों में अवैध कमाई का वर्चस्व बना, उस काम धंधे से जुड़े लोगों और समूहों का राजनीति पर शिकंजा मजबूत हुआ। कांग्रेस के विरोध में कई पार्टियों को मिलाकर एक दल जनता पार्टी बनाने और सरकार चलाने में विफल होने और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के दौर में चुनावी राजनीति संगठित और सांस्थानिक वोट नियंत्रण पर निर्भर हो गई। 24 नवंबर 1980 को संसद में श्री रामविलास पासवान ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया कि अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें बहुत धांधली हुई है। एक रिपोर्टर को पीटा गया है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है। बूथ कैप्चर किए गए, अखबार के लोगों को मारा गया है।
केवल बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान 757 यानी 757 हिंसक घटनाएं हुई। उसमें 38 लोगों की हत्याएं हुई और 788 लोग घायल हुए। इन घटनाओं के चरित्र को समझने के लिए यह आंकड़ा मददगार हो सकता है कि 1977 के आम चुनाव में 3 दिन तक मतदान हुआ और उसमें 12 लोग मारे गए, जबकि 1980 में 1 दिन मतदान हुआ, केवल 3 लोग मारे गए। यह प्रवृत्ति आगे भी दिखती है जब 1984 में 1 दिन के मतदान में 12 लोग मारे गए, जबकि 1989 यानी 1989 के चुनाव में 2 दिनों के मतदान में 40 लोग मारे गए। दरअसल मतदान की तारीखें और मतदान कितने चरणों में हो सकता है, यह सत्ता अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तय करती है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की चिंता और मतदान की सुविधाओं के इस्तेमाल के तर्क इन राजनीतिक जरूरतों के लिए नकाब का काम करने का संकेत देती है। 1980 के चुनाव संसदीय राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ले आए जब वर्चस्व रखने वाले वर्ग मतदान के सिद्धांत और उद्देश्यों को किनारे करने के लिए राजनीति के चरित्र को ही पूरी तरह से बदलने पर आमादा हुआ। हिंसा, हत्याएं और हवाला के चुनाव से पूरी तरह से नत्थी होने के संकेत मिले। संसद सदस्य राम कापसे ने सदन में कहा कि 1986 में सीबीआई की रिपोर्ट चुनाव को लेकर आई तो चुनावों में हथियारों में AK-47 जैसा नया नाम जुड़ गया। चुनाव लोकप्रिय साहित्य के विषय बन गए और चुनावों में वह सब कुछ आ गया था जो फिल्मों के लिए जरूरी माना जाता है। बिहार में सहवाल की कहानी पर प्रकाश झा ने फिल्म दामुल बनाई। टेलीविजन के लिए चुनाव हिट करने वाले कार्यक्रमों के विषय बन गए। यह स्पष्ट है कि हिंसा का संबंध चुनाव नहीं कराने से भी है और चुनाव को कई दिनों तक कराने की योजना से भी जुड़ी है। दरअसल हिंसा वर्चस्व को बनाए रखने और वर्चस्व को स्वीकार नहीं करने की विचारधाराओं का औजार बनता दिखता है। यह भी कोई हैरान करने वाली जानकारी नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव से पहले हथियारों के लिए जिला स्तर पर लाइसेंस देने की संख्या के बढ़ने के आंकड़े मिलते हैं। हिंसा के रूप बदलते दिखे और आगे बदले रूपों में हिंसा को कानूनों और नियमों में समाहित करने की चाल दिखती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का आम चुनाव सांप्रदायिक उन्माद के बीच हुआ। वोटों पर संगठित सांप्रदायिकता का नियंत्रण था और सत्ताधारी पार्टी को उससे भी ज़्यादा सीटें मिली जितनी कि आज़ादी के बाद के पहले आम चुनाव में नहीं मिली थी, 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा। नई तकनीक की आहट और चुनाव सुधार में उसके नत्थी होने के संकेत मिल रहे थे। संगठित सांप्रदायिकता ने संसदीय राजनीति के लिए पार्टियों को एक विचारधारा के रूप में अस्थायी जगह बना लेने में सफल रहे। वोटों पर नियंत्रण का यह एक विचारधारात्मक ढांचा बन गया। सवाल यह है कि समाज के बीच राजनीतिक स्तर पर ऐसा क्या गठित होता है जिससे कि सांप्रदायिक हमले की गति और आक्रामकता तय होती है। मतदाता के वोटों पर सांप्रदायिक नियंत्रण का क्या मतलब हो सकता है? यह मतलब है कि चुनाव के लिए भ्रष्टाचार की संस्कृति, उग्रता, उन्माद, भव्यता और वोटों के लिए हेरा फेरी करने की संस्कृति को मतदाता मतदान के लिए जरूरी मान ले। दूसरा मतलब यह था कि वोट के अधिकार के मकसद में कटौती करने पर मुहर लगाने का रास्ता साफ हो। लोकतंत्र के अधिकार में कटौती करने पर कोई प्रतिरोध नहीं हो। सांप्रदायिक बहुमतवाद ने एक और जनप्रतिनिधि कानून में परिवर्तन कर दल बदल जैसे कानून और पंचायती राज की नई सड़क मौजूदा चुनावी संस्कृति को नीचे तक पहुंचाने के लिए तैयार की गई। 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 करने की व्यवस्था कर दी गई। नए मतदाताओं का एक विशाल समूह मतदाता सूची में जुड़ गया। 1989 और 2004 के बीच यानी 15 वर्षों में लोकसभा के 6 चुनाव हुए, जबकि 15 वर्षों में 3 होने चाहिए थे। यह अस्थिरता संसदीय व्यवस्था में वर्चस्व को बनाए रखने की थी, क्योंकि समाज में वर्चस्व को विभिन्न स्तरों पर चुनौती बढ़ गई थी। इस बीच में सामाजिक न्याय की नारे की गूंज पैदा करने वाली भी पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन यह गौरतलब है कि उसके बाद पहली बार
भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता के बाजे गाजे के साथ सरकार की कमान संभाल ली। राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद के दावे खोखले दिखने लगे और सब एक दूसरे में गठबंध होने लगे। विचारधाराओं के नाम पर अलग अलग जो संगठन सक्रिय थे वो विचारधाराओं की दूरियों की गांठों के खुलने से खुद को नहीं रोक पाए। वर्चस्व की विचारधारा में खड़े होने की होड़ चुनावी पार्टियों के बीच साफ साफ दिखने लगी। 1990 का दशक एक तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति और सामाजिक न्याय की नारे की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो दूसरी तरफ नई आर्थिक व्यवस्था को भी लागू की जा रही थी। नई आर्थिक व्यवस्था का मतलब उसके मुआफिक राजनीति का मन और माइंड तैयार किया जाए ताकि समाज में चाहे जैसे हालात बने लेकिन अर्थव्यवस्था आबाद गति से मजबूती के साथ खड़ी हो सके। इस अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था कि नागरिक अधिकारों का नया चेहरा तैयार करें। नागरिक अधिकारों की संस्थाओं का तो शोर हो, लेकिन वास्तविकता में नागरिक अधिकार और उसकी चेतना को कमजोर करने की मशीनरी तैयार होती दिखी। संसदीय व्यवस्था में चुनाव को ही उसकी जान माना जाता है। यह जान तोते की गर्दन में है, यह सुनिश्चित कर लिया गया। चुनाव सुधार पर संसद में जो बहस हुई उसमें सुधार का दृष्टिकोण बाजारू था। टेक्नोलॉजी भी उसमें शामिल की गई। 1977 में भारतीय गणराज्य में सिक्किम शामिल किया गया था और वहां फोटो वोटर कार्ड का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। फोटो वोटर कार्ड का 90 दशक में पूरे देश के लिए लागू करने की गूंज सदनों में सुनाई देने लगी। यह सुधार का इरादा तो मतदाताओं के अधिकार की सुरक्षा की तरफ बताया गया, लेकिन उद्देश्य वर्चस्व को हाई टेक करने के रूप में सामने आया। पक्के तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि वोट देने का अधिकार मतदाताओं को भले ही हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में वोटर को उम्मीदवार के रूप में वोट पाने के अधिकार से कानून सम्मत तरीके से बाहर कर दिया गया। वोटर को उम्मीदवार नहीं बन पाने के जो तरीके तैयार किए गए हैं उनमें कुछ तरीकों पर नजर डाली जा सकती है। उम्मीदवार बनने के लिए स्थानीय चुनावों में शैक्षणिक डिग्रियों को अनिवार्य कर दिया गया है, तो घरों में 2-3 से ज्यादा बच्चों के होने पर पूरे परिवार के सदस्यों को उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया। आखिर इससे कौन वंचित किया गया? सुधार के नाम पर उम्मीदवारों की सूची का शुद्धिकरण पहले दौर में किया गया। संभावित उम्मीदवारों को काट छाट कर बराबर कर दिया गया। अमीरों के लिए होंगे चुनाव और सिंदूर बांटकर मांगे गए वोट। 1990 के वर्षों में चुनावों को अमीर परस्ती करने के मकसद साफ हो गए। 9वीं लोकसभा के चुनाव की पृष्ठभूमि में संसद में चुनाव सुधार को लेकर जो बहस हुई वह 1990 के पहले की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधाराओं के बीच टकराव के मुख्य आधारों को स्पष्ट करता है। 20 अप्रैल 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव सुधार के प्रस्ताव पर बहस हुई। बीएस महाजन ने कहा कि यह कहने में मुझे माफ करें यह कहने के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी जाली लोकतंत्र है। बूथों पर कब्जा करते हैं और इसे लोकतंत्र भी कहते हैं। रामकृष्ण यादव ने कहा कि समाजवाद के लिए वातावरण को बनने से रोकने के लिए माफिया गिरोहों और असामाजिक तत्व सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसे होगा कि अमीर ही चुनाव जीतेंगे और फिर गरीबों की कभी बारी नहीं आएगी। चुनाव के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका मकसद केवल यह है कि गरीब चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाए। एक उम्मीदवार पोस्टर जैसी मामूली चीजों पर बड़ी से बड़ी राशि खर्च कर देता है, जबकि गरीब उम्मीदवार अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। मनी मीडिया और माफिया गठजोड़ चुनावों में मजबूत हो रहा है। वेंकटेश कावड़े ने कहा कि मतदाता सूची में बोगस वोटर का नाम जुड़वाना एक गंभीर मसला है। महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 160 छात्रों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा हो सकता है। विद्या चनुपति ने चुनाव सुधार में फोटो पहचान पत्र को जरूरी बताया ताकि बूथ कब्जे और बोगस वोटिंग को रोका जा सके। मतदान केंद्र गरीब गुरबों के झोपड़ियों के करीब बनाया जाए ताकि वे अपना वोट दे सके, अन्यथा उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता है। विद्या चनुपति विजयवाड़ा ने चुनावी खर्च कैसे बढ़ रहे हैं और पार्टियों के बीच उसके लिए होड़ मची उसका एक ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि लाइट, डेकोरेशन, टेंट, समियाना जैसे फिल्मों में बड़े बड़े कटआउट देखने को मिलते हैं। चुनाव प्रचार में वैसे
कटआउट लग रहे हैं। भव्यता के भाव से बुनियादी सवालों पर मिट्टी डालना वर्चस्व की सनातनी व्यवस्था का एक औजार है। धर्म से जोड़ी गई रूढ़िवादी भावनाएं दूसरा औजार है। देश में 2025 में मतदाताओं के बीच सिंदूर के बांटे जाने की घटना से लगभग 35 साल पहले की घटना की चर्चा विद्या चेनुपति ने की कि 1990 में सिंदूर बांटकर वोट मांगे जा रहे थे। उन्होंने मांग की कि धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से वोट मांगने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने वोटों की गिनती के वक्त होने वाली धांधलियों के बारे में भी जानकारी दी कि कैसे बिना सिग्नेचर वाले मत पत्रों की वोटों की गिनती की गई। देवेंद्र प्रसाद यादव ने एक मौलिक विचार दिए कि कैसे चुनाव जैसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को दूर किया जा रहा है। वोटर 2M दर्जे के माने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। दबंगई और पैसे का खुला खेल चुनाव में चलता है। समाज में जिन सवर्ण जातियों और अभिजात वर्ग का बोलबाला दिखता है वही चुनाव में भी दिखता है। यदि यही सब चलता रहा तो विधायिका सामाजिक तत्वों और हत्याओं का अड्डा बन जाएगा। ऐसा वक्त भी आएगा जब कई हत्याएं करने वालों को सामने खड़ा करके कहा जाएगा कि उसे देश की सुरक्षा करनी है, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। रवि राय ने चुनाव जिन बुराइयों से घिर रहा है उसके वैचारिक पक्ष को इस तरह से व्यक्त किया कि समानता की विचारधारा को खत्म करना उद्देश्य है, जो कि संविधान की बुनियाद है। यह संविधान पर आने वाले खतरे की तरफ स्पष्ट संकेत था। नई आर्थिक नीतियां मतलब निजीकरण और वित्तीय पूंजी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने की नीति वर्चस्व को नए सिरे से संगठित करने की विचारधारा का हिस्सा बनी। दिलचस्प बात है कि संसद में चुनाव से जुड़ी जिन बुराइयों पर बहस की जाती वह उन बुराइयों को दूर करने की चिंता केवल भाषणों में दिखती। वास्तव में चुनाव की घेराबंदी नई तरह की असमान स्थितियां पैदा करने और उन असमान स्थितियों के बीच चुनाव संपन्न कराने की नीतियों से दिखती है। लोकतंत्र के लिए चुनाव का कैसा चेहरा बन गया था। नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद संसद में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर बहस में वो दिखता है। मजेदार तो यह है कि एक तरफ तो चुनाव सुधार को लेकर 1990 में कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अगुवाई वाली कमेटी की सिफारिशें आई। 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था उसमें 1993 में बदलाव करके 2 और आयुक्त आयोग में तैनात कर दिए गए। लेकिन इस तरह के सुधारों का चुनावी संस्कृति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1993 में समाज में बढ़ते अपराधीकरण की खोजबीन करने के लिए गृह सचिव की अगुवाई में बोहरा कमेटी का ऐलान से इसकी पोल पट्टी खुल रही थी। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में प्रमुखता से अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ प्रकाश में आई। दरअसल इसमें अपराध और संसदीय राजनीति के बीच साठगांठ का चेहरा दिखता था। बोहरा समिति ने कहा कि पूरे कानूनी ढांचे को बदलना होगा। फिर 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी चुनाव सुधार के लिए फंडिंग को लेकर बात की। चुनाव के लिए फंडिंग को साफ सुथरा करने और मतदान की पूरी प्रक्रिया में पूंजी के आक्रमण से दूर करने की कुछ सिफारिशें थी। लेकिन मूल बात सत्ता में हिस्सेदारी के विस्तार की कहानी पीछे छूटती गई। वोट चोरी और चीनाजोरी के विचारों के खिलाफ संघर्ष पीछे छूटते चले गए। आधुनिक मशीनें आ गईं। 1998 में मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम आ गया। लेकिन सत्ता में समान हिस्सेदारी के आधुनिक लोकतांत्रिक विचार संस्थागत स्तर पर गुम होते गए। दरअसल 23 अगस्त 1995 को बोहरा कमेटी पर सरकार की कार्रवाई को लेकर संसद में जो बहस हुई उसके राजनीतिक पक्ष को सुनना जरूरी नहीं समझा गया। रामविलास पासवान ने कहा कि दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर हम गर्व करते हैं उसका आगे बने रहना इसीलिए मुश्किल हो गया है कि देश तो आज़ाद है लेकिन लोग गुलामी के हालात में हैं।
अपराधीकरण कैंसर की तरह फैल गया है और इसका इलाज नहीं हुआ तो लोकतंत्र की पसलियां दिखेंगी। लोकतंत्र को खतरा माफियाओं, सरकार, सरकारी मशीनरी और राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ से है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि पिछले 20-30 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों के उद्देश्य बदल गए हैं। हालात यह है कि एक राजनेता हो जाने का मतलब एक बड़ा धंधा खड़ा होने कर लेने जैसा माना जाता है। सत्ताधारी पार्टी का राजनेता तो करोड़पति और वीआईपी में बदल जाता है। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि हर राजनीतिज्ञ संदेह के घेरे में है। पैसों की उगाही कौन कर रहा है और हम सब संदेह के घेरे में आ जाते हैं। दरअसल बोहरा समिति की रिपोर्ट केवल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को लेकर साठगांठ का लेखा जोखा पेश नहीं कर रही थी। यह भारतीय समाज के लोकतांत्रिकरण और समाज एवं संसदीय संस्कृति के रिश्ते के हालात पर गौर करने के लिए जोर दे रही थी। बोहरा समिति पर की गई कार्रवाई पर बहस से पहले संसदीय संस्कृति को लेकर सदन में बहसें हो चुकी हैं। 8 जनवरी 1991 को चुनाव कराने की मशीनरी पर बहस के दौरान थम्बी दुरई ने कहा कि भारतीय समाज में कोऑपरेटिव और स्थानीय निकाय के चुनाव का विशेष महत्व है। हर राज्य में यह देखने को मिल रहा है कि सत्ता इन्हें रौंद रही है। उनके राज्य में वोटरों को कोऑपरेटिव के चुनाव में हिस्सेदारी करने से रोका गया। चुनाव में धांधली हुई। चुनाव सुधार पर बहस का सबसे बुरा पक्ष यह होता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी सत्ता में हिस्सेदारी के विस्तार जैसे राजनीतिक सवालों को उम्मीदवारों और दलों के व्यवहार और आचरण पर केंद्रित कर दिया जाता है। मतदाता के अधिकार को सुरक्षित रखने और उन्हें और मजबूत करने का पक्ष बहसों में पीछे छूटता चला गया। चुनाव सुधार की बहस दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में ही सिमटी रही। दल और उम्मीदवार मतदाताओं के बीच अंधविश्वास, चमक दमक की संस्कृति, भव्यता के प्रति आकर्षण, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद जैसे पहलू का विस्तार करने की होड़ को अपनी कामयाबी का आधार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। सत्ता में समानता की भावना के साथ हिस्सेदारी के विस्तार की चेतना का सांप्रदायिकरण करने की योजना चुनाव सुधार में शामिल दिखने लगी। 1991 की बहस में सांसद गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि कैसे विदेशी मतदाता सूची में घुस गए। मतदाता सूची में पाकिस्तान और दूसरे देशों के लोग शामिल हो गए हैं। दरअसल चुनाव सुधार पर बहस की दिशा लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं के बजाय पार्टियों और उम्मीदवारों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की तरफ जाने के लिए अभिशप्त दिखती है। 1990 का दशक दरअसल भविष्य की चुनावी कामयाबी की संस्कृति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सफल रहा। 1999 में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में कई सिफारिशों के साथ कहा गया कि हमारी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट FPTP सिस्टम में राजनीतिक दलों की भरमार के कारण अनेक असमानताएं और विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में यह हो रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में 30% 30% या उससे कम वैध मत पड़ते हैं। बाकी 70% यानी 70% या इससे अधिक मत जो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित हारे उम्मीदवारों के पक्ष में डाले जाते हैं, व्यवहारिक रूप से बेकार चले जाते हैं, जिन्हें न तो प्रतिनिधित्व मिलता है न तो उनकी आवाज़ संसद या विधानसभाओं में पहुंचती है। 1999 की रिपोर्ट में निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर रखने के लिए आग्रह किया गया। विधि आयोग ने कहा कि 650 दलों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से अधिकतर को मान्यता नहीं दी गई है। 2000 में चुनाव सुधार जैसे विमर्श पर विराम लगने के संकेत मिल चुके थे। आम मतदाता को मतदान केंद्रों के बाहर कतार का सदस्य तक सिमट देने के संकेत स्पष्ट हो गए। नई आर्थिक नीतियों ने अपने भारी भरकम पैरों को जमा लिया था। मतदान को उसे साफ सुथरे तरीके से संपन्न कराने की कार्रवाइयों ने
लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए चुनाव को एक बोझ सा बना दिया। चुनाव के तौर तरीकों में समस्याओं की जड़ संविधान को लागू करने के तौर तरीकों तक ले गया। संविधान को लागू करने के तौर तरीकों और उसमें बदलाव के लिए 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ। संविधान समीक्षा ने अपने वजूद को स्वीकार करने के लिए लोकतंत्र को साफ सुथरा करने का चेहरा पहना। मतदाता सूचियों को दोषपूर्ण मानना, दल बदल कानून की विफलता, मतगणना में धांधली, नकली और हल्के फुल्के मतदाताओं का उम्मीदवार बनना, चुनाव पर धन और काले धन के प्रभाव के साथ अपराध की दुनिया के नेटवर्क की प्रभावशाली भूमिका को दूर करना अपना मकसद बताया। संविधान आयोग ने चुनाव आयोग को मजबूत बनाने, विशेष न्यायालय गठित करने और चुनावी खर्च का ऑडिट करने जैसे सुझाव दिए। यह सब सभी तरह की समस्याओं को संस्थागत और नियमों कानूनों में छेद खोजकर उन्हें नष्ट करने की राजनीतिक संस्कृति की खोह में जाने के लिए लोकतंत्र के लिए धक्का साबित हुआ। संविधान पर सवाल खड़ा करने की राजनीति को पुख्ता जमीन मिल गई। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था मतदाताओं के लिए संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए तैयार कर दी गई। मतदाताओं की सरकार में हिस्सेदारी के विस्तार को बढ़ावा देने के बजाय मतदाताओं को बाहर करने की योजना के साथ सक्रिय कर दी गई। संसदीय राजनीति पर नई आर्थिक नीतियों को लागू करने के चौतरफा दबाव को इस कदर बढ़ाया गया कि राजनीतिक संस्कृति को तरह तरह की कंपनियों के हवाले कर दिया गया। संसदीय राजनीति में मतदाता और सरकार चलाने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करने के अधिकार को मुख्य माना जाता है, लेकिन मतदाता का अधिकार और प्रतिनिधि के चुने जाने के बीच एक लंबी दूरी तय करनी होती है। उन रास्तों के बारे में नागरिकों की सजगता ही संसदीय राजनीति के लिए सांस मानी जाती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वोट का अधिकार अच्छा है और उपयोगी है, लेकिन तब तक इसका कोई खास महत्व नहीं होता है जब साथ साथ भूख और भूखमरी होगी। मतदाता का अधिकार कई सतहों पर टिका होता है। संसदीय राजनीति के इन सतहों को कैसे एक एक कर खत्म किया गया, यह काबिले गौर है। वोट चोरी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि रोज बरोज चोरी के लिए सुरंग तैयार करने से जुड़ी है। 1993 में सांसदों को 5 लाख रुपए देकर पहले विज्ञापनदाता बनाया गया, जो 2025 में 5 करोड़ हो गया है। यानी नीतियों और नियमों को बनाने वाली संसद जैसी संस्था के सदस्यों को अपने संसदीय क्षेत्रों में नाली, सड़क, इमारतें आदि का निर्माण कराने के लिए हर वर्ष लाखों की राशि बढ़ाकर करोड़ों में कर दी गई। सांसदों के नाम लिखवाकर पत्थर गड़वाने की होड़ हो गई। 5 साल अपने क्षेत्र में अपना विज्ञापन करना उनके विचारों का हिस्सा हो गया। मतदाता बुनियादी जरूरतों के लिए सांसद दरबार में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कराने की गुहार कराने पहुंचने लगे जब संसद नई आर्थिक नीतियां लागू कर रही थी। मतदाता नागरिक अधिकारों से दूर हो रहा था और उसे एक उपभोक्ता में बदलने की तैयारी दिखने लगी। लोकतंत्र को ही विज्ञापन बना दिया गया। दलों में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत खत्म हो गई। पंडाल लगाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां दर्द और एहसास के भावों पर मनोरंजन का इत्र डालने वाले कलाकारों, ललचाने वाली भाषा में प्रचार की शैली तैयार करने वाली कंपनियां, चमकदार और झूठ को गढ़ने वाली विज्ञापन कंपनियां, सर्वे करने वाली, उम्मीदवारी के लिए चमक दमक की डिजाइन करने वाली कंपनियां अपने डैने फैलाने लगी। 90 में सामाजिक चेतना का जिसे विस्फोट माना जाता है और जिसे सत्ता में हिस्सेदारी भरोसा कहा गया, वह सत्ता का चारा बना दिया गया। पहले धन के जरिए सांप्रदायिक उग्रता से चेतना खत्म की गई और फिर बाजार की नीतियों का चारा बना दिया गया। विकास के नशे की लत डाली गई। देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री को लोकसभा के लिए मतदाताओं के जरिए चुने जाने के दबाव से संसदीय लोकतंत्र मुक्त कर लिया गया।
राज्यसभा का सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की प्रथा शुरू हो गई। भारतीय गणतंत्र में राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब उसकी गणतंत्र की जरूरत नहीं रह गई थी। सांप्रदायिकता और बाजार की नीतियों ने मतदाता समूहों के बीच एक ऐसी भावना तैयार कर दी जिसमें गणतंत्र और राष्ट्र दो हिस्से लगने लगे। यह सब एक ठोस फैसले में बदलने से पहले की पृष्ठभूमि तैयार करने का हिस्सा बन रही थी। भारतीय संविधान में मतदाता का अधिकार क्यों है? वह वयस्क क्यों? इसका उद्देश्य वयस्कों को वैसी नागरिक चेतना भरने के लिए जो समानता और समानता के विचारों और संस्कृति के लिए स्वतंत्रता और भाईचारे की विचारधारा को विकसित करने पर जोर देना है। लेकिन जब आधुनिक संस्था और विचार जन्म लेते हैं तब पुराने विचारों और संस्थाओं को उसे दबाने के लिए ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र और समानता की विचारधारा को धर्म के वर्चस्व की भावनाओं से दबाने की कोशिश होती है। मतदान और नागरिक संविधान के अनुसार है, लेकिन मतदाता को धर्म के ग्रंथों व भक्ति भाव से भरने की राजनीति को संसदीय व्यवस्था के लिए मुख्य बना दिया गया। एक क्रम बनता है। धर्म को राजनीति का चारा बनाने वाले लोगों का समाज पर वर्चस्व रहा है। उनका काम है कि वे ऐसी स्थितियां तैयार करें जो समानता और लोकतंत्र के विचार को पीछे छोड़ दें। 1998 और 2004 के बीच पहले सांप्रदायिकता की राजनीति को ठोस संसदीय जमीन देने वाली पार्टियों को सरकार चलाने के लिए संसद में संख्या बल मिला, तो 2004 में बाजार की नीतियों को लागू करने वाली पार्टियों को सरकार चलाने के लिए वोटों की गिनती में आगे निकल गई। बाजार की नीतियों को लागू करने वाली पार्टियों ने उस सांप्रदायिक पृष्ठभूमि को ढक दिया जो एक बड़ी तैयारी के लिए खड़ी की गई थी। 2002 में चुनाव आयोग जैसी संस्था पर कब्जा करने के लिए सीधे सांप्रदायिक हमले की शुरुआत दिखती है। गुजरात में सांप्रदायिक उन्माद को अपनी ऊर्जा का स्रोत मानने वाली राजनीति को संस्थागत करने के लिए चुनाव आयुक्त को विशेष धर्म से जोड़ दिया। जनसभाओं में उनके पूरे नाम का उच्चारण किया गया, जिन्हें जी.एम. निंगदोह के नाम से मतदाता जानते थे, उन्हें जेम्स माइकल लिंगदोह के रूप में देखने लगे। भारतीय समाज में नाम और उसके साथ लगे टाइटल जातीय और धार्मिक पहचान कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1940 के बारे में लिखते हैं, 40 की स्थिति के बारे में लिखते हैं कि भारत में किसी समय जनगणना एक सरल और सहज प्रक्रिया हुआ करती थी, जिनमें केवल जनसांख्यिकी करने वालों की ही रुचि रहती थी। आज जनगणना पर सभी का अत्यधिक ध्यान जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत की राजनीति अब समाजशास्त्र का खेल बन गई है। यहाँ वही तत्व हैं जो एक समुदाय को दूसरे से अधिक राजनीतिक महत्व देती है। भारत में जनसंख्या और राजनीति के बीच का संबंध अब बहुत निकट और गाढ़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में ऊंची जातियों और अछूतों के बीच की स्पर्धा ने उन्हें भी जनगणना के आंकड़ों पर काट छांट करने के साथ गिनने पर मजबूर किया है। 1940 की जनगणना में खासतौर पर ऐसा हुआ। प्रांतों के कुछ विशेष वर्ग में सिखों ने अछूतों को कई तरह के लालच देने के तरीके से दबाया, धमकाया और सताया। उनका उद्देश्य था कि अछूतों को विवश किया जाए कि वे अपने को धर्म का सदस्य लिखवाएं। इस प्रकार अछूतों की जनसंख्या गिराई गई। हिंदुओं ने इस आधार पर यह किया कि जनगणना में कोई अपनी जाति न लिखवाए। अछूतों से खास अपील की गई। उन्हें बताया गया कि यदि वे केवल यही लिखवाएं कि वे हिंदू हैं तो उनके साथ अन्य हिंदुओं की तरह बर्ताव किया जाएगा और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वे अछूत हैं। जब जनगणना का वक्त आ गया और जनगणना अधिकारियों ने प्रश्न पूछा कि क्या अछूत नहीं लिखवाएंगे या केवल हिंदू बताएंगे, नतीजा साफ था, अछूतों की जनसंख्या घट गई। डॉक्टर अंबेडकर का यह बयान नई सांप्रदायिक राजनीति के दौर में वोट के अधिकार और अधिकार की सतहों की चोरी के सिलसिले को समझने के लिए एक दृष्टि देता है। संसदीय राजनीति को आज तक की यात्रा में वर्चस्ववादियों के द्वारा बहुमत हासिल होने की वैधता साबित करने के लिए कैसे
मतदाता अधिकारों में सैन लगाया गया और उन्हें कैसे संस्थाबद्ध किया गया, इसके स्पष्ट संकेत 21वीं सदी के पहले दशक में मिलने लगे। राजनीति के अपराधीकरण के नारे को चुनाव सुधार में सर्वोपरि रखा गया। अपराधीकरण का मतलब भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दर्ज अपराध, जबकि भारतीय समाज में अपराधियों का तो समाजशास्त्र दिखता है, लेकिन अपराधों और उसके स्रोतों का समाजशास्त्र अपराधीकरण से दूर रखे गए। यह माना गया कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने में प्रोत्साहन मिला। इस मामले के कारण उम्मीदवारों के लिए अपना आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करना अनिवार्य बना और राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड की जांच बढ़ा दी गई। चुनाव सुधार के लिए बने गैर सरकारी संगठनों का जोर महज इन पहलुओं पर रहा कि उम्मीदवारों की शिक्षण संस्थाओं की डिग्रियां उनकी वित्तीय और उनके आपराधिक रिकॉर्ड में सुधार से जुड़ा है। संसदीय राजनीति में मुख्य सवाल विभिन्न स्तरों पर हिस्सेदारी को विस्तार देने से जुड़ा है और इसमें राजनीतिक सत्ता की खास अहमियत मानी गई है। समाज के बहुमत वर्ग वंचितों की श्रेणी में रहा है और उससे मतदाता के अधिकार का बोध होने से समानता की चेतना बनी हुई थी। वह हिंसा से दबने को तैयार नहीं था। बिहार में 23 वर्षों के बाद जब पंचायत के चुनाव 2 महीने के भीतर 6 चरणों में कराए गए तो उसमें 196 लोगों की जान गई, 15 तो पुलिस की गोलियों से मारे गए। 2003 तक 64 की संख्या में मुखिया और वार्ड प्रतिनिधि मार डाले गए। शोध बताता है कि सत्ता के खोने के डर से वर्चस्ववादी हिंसा पर उतारू रहते हैं। बिहार में मतदाताओं के अधिकार का इस्तेमाल करने से सामूहिक नरसंहार तक हुए, लेकिन इस तरह से हिंसा जारी रखना असंभव हो गया। गौरतलब है कि 2009 में बिहार में 15वीं लोकसभा के चुनाव सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण माने जाते हैं। एक भी व्यक्ति की हत्या होने की खबर नहीं मिलती है। दरअसल मतदाताओं के अधिकार और समानता की चेतना आधुनिक किस्म के तरीकों से कमजोर करने की तरफ बढ़ने लगी। मतदाता किसके लिए होता है? वो उम्मीदवार के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा उम्मीदवारों की नए तरह की सूची बनाने और समाज में तैयार हो रहे उम्मीदवारों को चुनाव से दूर रखना वक्त की मांग बताई गई। यहाँ तक कि मतदाता किसी उम्मीदवार को चुन भी ले तो उनकी सदस्यता अदालतों से, संसद में बहुमत की ताकत से खत्म किया जा सके। ईवीएम पर नोटा जैसी व्यवस्था की गई, जिससे लगता तो है कि संसदीय व्यवस्था का मतदाता मजबूत हुआ है, लेकिन यह मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदाता के संसदीय व्यवस्था में मुंह की मुद्रा अख्तियार करने की सुविधा देने जैसा साबित होता है। घटनाक्रमों से इसके सिलसिलेवार होने के संकेत मिलते हैं। समानता यानी समाजवादी विचारों और भारत को धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति पर अपने को बनाए रखने की विचारधारा पर हमले 1990 के दशक में उग्र हो गए। मंचों के हिसाब से उग्रता की शक्ल दिखती है। संसद में किसान नेता कहे जाने वाले शरद जोशी ने समाजवाद शब्द को संविधान से हटाने की मांग का एक विधेयक पर प्रस्तुत किया। गांधी समाजवाद के नाम से बनी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही धर्मनिरपेक्षता को छद्म करार देती रही है और स्वयं को पूंजीवाद और सामंती राज्य रजवाड़ों का समर्थक बताती रही है। समाज में धर्मनिरपेक्षता के लिए और अमीर परस्ती की नीतियों का जो विरोधी ढांचा रहा है, उसे विकास के नशे में मनमोहन सिंह ने यह कह ध्वस्त कर दिया कि देश में सबसे बड़ा खतरा आंतरिक है, यानी धर्मनिरपेक्षता और अमीर परस्ती के खिलाफ लड़ने वाली हर विचारधारा राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में खड़ी कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ वह सांप्रदायिक विचारधारा खड़ी थी जो धर्मनिरपेक्षता और अमीर परस्ती के खिलाफ लड़ने वालों को राष्ट्र विरोधी कह रही थी। इस तरह दोनों ने सत्ता और विपक्ष में रहकर धर्मनिरपेक्षता और समानता की विचारधारा में यकीन करने वालों की पहचान एक संप्रदाय के पक्षधर और दूसरे संप्रदाय के विरोधी राष्ट्रद्रोही के रूप में करने की कोशिश की। मतदाता अधिकार से जुड़े संस्थागत फैसलों पर नजर डालने से पहले यह समझना बेहतर होगा कि नागरिकों और मतदाताओं को बहुमत में
गरीबी के न्यूनतम स्तर की गरीबी तक ले जाना और चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया को अमीर परस्त करते जाना वोट चोरी की एक ठोस नीति के रूप में इख्तियार की गई। उसे संस्थागत स्तर पर लागू किया गया। वोट चोरी और हेरा फेरी का एक नया चरण शुरू हुआ जिसे विभिन्न स्तरों पर इसे समझा जा सकता है। पहला है मतदाताओं के बीच संवाद की राजनीतिक सामग्री को बदलना। दूसरा, प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधियों में मतदाता सूची पर नियंत्रण मुख्य बनाना। तीसरा, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले मतदाताओं की आर्थिक और सामाजिक हालत की गति। तो पहले देखते हैं मतदाताओं के बीच संवाद की राजनीतिक सामग्री किस तरह से बदलती है। और बात शुरू करते हैं 1971 से, जब गरीबी हटाओ का नारा आया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया। दूसरी तरफ इंदिरा हटाओ का नारा था, यानी आर्थिक सामाजिक सवालों के बरक्स व्यक्ति के नाम और चेहरे और पहचान को राजनीतिक सामग्री में बदलने की शुरुआत यहाँ दिखती है। याद करें कि 1971 से पहले 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। भारतीय समाज में चेतना के स्तर पर एक नई तरह की गोलबंदी सामने आ रही थी। मुद्दे महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक सामग्री को बदलने की यह यात्रा बहुत दिलचस्प है। कैसे एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता चला गया और व्यक्ति के इर्द गिर्द ही संसदीय लोकतंत्र के फेरे लगने लगे। 1977 में इंदिरा हटाओ के साथ जुड़ा देश बचाओ। दूसरी तरफ 1980 में आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। 1984 में जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस फिर इस नारे के साथ बीपी सिंह के नेतृत्व में सत्ता से 1989 में बाहर हुई। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1996 में बारी बारी सबकी बारी, अब की बार अटल बिहारी। और 2004 में नई आर्थिक नीतियों ने चुनावी राजनीति को विज्ञापन में बदल दिया। इंडिया साइनिंग और फील गुड केवल अंग्रेजी अनुवाद नहीं था, नई आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य था। राजनीति के लिए एक चेहरा बनाना और उसके भीतर राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने का सिलसिला जारी रखना, यह दोहरापन सामने आया। संसदीय राजनीति को विज्ञापनों पर निर्भर करने का मतलब प्रभावशाली असरकारी मीडिया का विस्तार था। यह कम हैरानी की बात नहीं है कि अकेले 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि समाचार पत्रों की संख्या का विकास दर 19.52% है। यह विकास किस गति से बढ़ा है। 1989 और 1999 में भी समाचार पत्रों की संख्या तेज गति से होने के आंकड़े मिलते हैं। 2014 से पूर्व समाचार पत्रों की संख्या पर नजर डालें तो इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चुनाव के मद्देनजर समाचार पत्रों का इस्तेमाल करने की गति पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी। 2012-13 में समाचार पत्रों की संख्या का विकास दर 8.43% रहा। चुनावी मीडिया का विस्तार मतदाताओं के बीच राजनीतिक चेतना को बदलने की सामग्री पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हुआ। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं। एक दुखी और परेशान मन को सुनहले सपने दिखाने का विज्ञापन कारगर साबित हुआ। फिर 2019 में नारा बन गया, एक बार मोदी सरकार। 2014 और 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की छवि का विज्ञापन ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान 67% मतदान हुआ, जिसे संसदीय चुनाव में सबसे अधिक मतदान माना जाता है। जबकि 2024 में अब की बार 400 के पार के नारे से निकलने वाली ध्वनि के लिए ध्वनि प्रमुख हो गई। यह ध्वनि के साथ एक व्यक्ति की छवि थी। इस ध्वनि में एक आक्रामकता दिखती है, लेकिन यह किस लिए है? 1952 की लोकसभा से मीडिया कंपनियों की लोकतंत्र में भूमिका को लेकर बहस हो रही है। 1980 से पहले तक मीडिया कंपनियों के व्यवहार, अपने हितों को पूरा करने के लिए उसके गलत आचरण, लोकतंत्र पर होने वाले उसके असर को लेकर राजनीतिक गलियारे में आलोचना की। लेकिन 1980 के दशक से मीडिया कंपनियों की भूमिका पर चर्चा किसी घटना विशेष के संदर्भ तक सीमित हो गई।
मीडिया कंपनियों के एकाधिकार पर कई रिपोर्टें आई, लेकिन उनका एकाधिकार का विस्तार अबाध गति से जारी है। मीडिया कंपनियां वैसे विज्ञापन समाचार की शक्ल में छापने लगी जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। जब वो चोरी पकड़ी गई तो इसे पेड न्यूज नाम देकर उसमें सुधार करने की मांग हुई। 2009 के चुनाव से पूर्व मीडिया स्टडीज ग्रुप ने पहली शिकायत चुनाव आयोग को भेजी। दरअसल संसदीय राजनीति पर वर्चस्ववादी शक्तियां अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वोटों की चोरी, सीनाजोरी, हेराफेरी के तौर तरीके निकालते रहे और इसके पीछे सुधार के नारे चलते रहे हैं। संसदीय समितियों ने रिपोर्ट पेश की। मीडिया कंपनियों के लिए सामग्री मुहैया कराने वाली सर्वे चुनावी कंपनियां खड़ी हुई। ये कंपनियां अपने सर्वे के नाम पर मतदाताओं के रुख और राय को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश करती। उनके सर्वे को चुनाव के दौरान मीडिया कंपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देती। पेड न्यूज की शक्ल बदल गई। चुनाव आयोग ने कंपनियों के सर्वे से मतदाताओं के प्रभावित होने के हालात में सुधार कर दिया। सर्वे कंपनियां जो मतदान के बीच सर्वेक्षण के अनुमानित तरीके जारी करती थी, उन्हें मतदान के बाद जारी करने का निर्देश दिया। लेकिन वर्चस्ववादी विचारधारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ईवीएम के बटन दबने तक की योजना में सक्रिय रहे। टेलीविजन और फोटो पहुंचाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 2014 के बाद तो एक तरफ मतदान हुए तो दूसरी तरफ मतदान के दौरान ही टेलीविजन में मंत्रियों के धार्मिक स्थलों पर घंटा बजाने और मूर्ति पूजन के दृश्य दिखते हैं। मतदान के दौरान मीडिया कंपनियां हर उस मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करती जो कि उसके नशे का आदी हुआ। मीडिया कंपनियों को अमीर परिस्थिति की राजनीति में बराबर का हिस्सा मिला है। यह मीडिया कंपनियों की संपत्ति और पूंजी के बढ़ने के आंकड़े बताते हैं। मतदाता के निरंतर गरीबी की तरफ बढ़ने के सवाल मीडिया कंपनियों से दूर होते गए। मतदाता अधिकार कब किस समय कितनी कमजोर या मजबूत हुई है, यह नागरिकों के जीवन, चर्चा और समाज में होने वाली गतिविधियों से मापी जाती है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देना एक दानवीर के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए कमाने और खाने का अधिकार सुनिश्चित करना होता है। मतदाता किस तरफ झुककर अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, यही उनके कमजोर होने और मजबूत होने का पैमाना होता है। मीडिया कंपनियों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने की बजाय उससे उल्टी सामग्री का विस्तार हुआ। सामग्री मुहैया कराने के स्रोत सुनिश्चित किए गए। सांप्रदायिक संगठन, चमक दमक पैदा करने वाली कंपनियां, फूहड़ मनोरंजन करने वाले समूह, सर्वेक्षण कंपनियां इनमें प्रमुख थी। मीडिया कंपनियां खबरों के लिए तरह तरह के इवेंट का आयोजन करने में साझेदार बनने लगी। खबरें इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा हो गई। वोट की चोरी एक घटना नहीं है, वह मतदाताओं के उस हालात का बयान है जब अधिकार और उसकी ताकत महज दिखाने की स्थिति में पहुंच गए हों। संसदीय लोकतंत्र के लिए बनाई गई संस्था की भूमिका की दिशा कैसी होनी चाहिए? क्या वह संसदीय राजनीति में वर्चस्ववादी संस्कृति को ताकत देने वाली साबित हो, या फिर हिस्सेदारी को विस्तार देने वाली राजनीतिक संस्कृति का सहयोगी हो? राजनीति की दिशा कैसी है, इससे यह तय होता है कि उसके आगे किस तरह की संस्कृति ने अपनी जगह बनाई है। चुनाव में पैसे के खर्चे का मुद्दा सुधार के केंद्र में रहा, लेकिन पैसे और संपत्ति पर एक छोटे से समूह के बढ़ते एकाधिकार की संस्कृति से अलग रखकर साफ सुथरा और स्वतंत्र मतदान के कायदे कानून केवल कागजी ही साबित हो सकते हैं। चुनाव में पैसे का खेल राजनीतिक वर्चस्व की विचारधारा से जुड़ा है। केवल मतदान के तौर तरीकों के बदलने की मांग वैसे वकीलों की दलीलों जैसी है जिसमें एक ही वकील जैसा केस हाथ में आता है दलीलें गढ़ लेता है। जब चुनाव आयोग ने 2014 में चुनाव संबंधी गाइडलाइन, खर्च संबंधी गाइडलाइंस बनाई तो राजनीतिक दलों को अपने मुख्यालय में खाते रखने, ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट से कराने और पब्लिक रैलियों में मिली नगद राशि के अलावा अन्य कोई भी नगद राशि पर टैक्स लगाने जैसे प्रावधान कर दिए। दल को पैसे देने वाले का नाम आदि विवरण दलों को रखने की हिदायत दी गई और यह भी कहा गया कि नगद भुगतान किसी एक दिन में 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक नंबर से पैसा
पाने की सीमाओं पर अंकुश लगाने का यह इंतजाम था, तो दूसरी तरफ गुरदास दास गुप्ता संसद में यह शिकायत दर्ज करवा रहे थे कि विधायिका में ऊपरी सदन की उम्मीदवारी बिक रही है। करोड़पति अरबपति ऊपरी सदन के सदस्य बनाए गए। गौरतलब है कि देश के कई सूबों में ऊपरी सदन की व्यवस्था नए सिरे से खड़ी की गई। क्या यह समानता मूलक विचारों के विस्तार के लिए थी या अमीर परस्ती राजनीति को एडजस्ट करने की कवायद? ऊपरी सदन के सदस्यों की फहरिस्त अपने आप में पूरी कहानी का बयान करती है। एक तरफ अमीर परस्ती तो दूसरी तरफ राजनीति में हिस्सेदारी पर अंकुश के स्वर भी इससे जुड़े हैं। राज्यसभा में एक करोड़पति सांसद सदस्य ने 2016 में कहा कि चुनाव में खर्च की सीमा का निर्धारण किसी चुनाव से वर्ष भर पहले की राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार चुनाव से वर्ष भर पहले अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव के लिए मतदाता सूची से पहले उम्मीदवारों की सूची को शुद्ध करने का एक सिलसिलेवार अभियान संस्थागत स्तर पर दिखता है। विधि आयोग ने फरवरी 2014 में उम्मीदवारों की अपात्रता संबंधी रिपोर्ट जारी की। गैर सरकारी संगठन एडीआर ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसे केस के लिए जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा है, आरोप पत्र बनाया जाता है, उसे अपात्र मानना चाहिए और हत्या बलात्कार जैसे केस में उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विधि आयोग ने मार्च 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि राजनीतिक फंडिंग में अस्पष्टता के कारण बड़े दानदाता सरकार पर लॉबिंग और कब्जा कर लेते हैं। रिपोर्ट में यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी खर्च, योगदान और प्रकटीकरण पर कड़े नियमों की सिफारिश करती है। काले धन को रोकने के उपाय भी दिए गए हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए शोध सिद्धि के प्रतीक्षा के बजाय आरोप तय करने के चरण में ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाली उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव दिया। यह लंबित आरोपों वाले उम्मीदवारों पर पिछली तारीख से लागू होता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई है, जैसे कि नामांकन जांच के 1 वर्ष के भीतर दायर किए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित मामलों से मानकर स्वीकृत नहीं माना जाएगा। झूठे हलफनामे दाखिल करना अयोग्यता का आधार होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस अपराध की सजा को अधिकतम 6 महीने के कारावास से बढ़ाकर न्यूनतम 2 वर्ष किया जाना चाहिए। झूठे हलफनामों को भ्रष्ट आचरण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और त्वरित समाधान के लिए दिन प्रतिदिन सुनवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार को बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष नेता के एक चयन समिति के गठन के प्रस्ताव के साथ दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की सिफारिशों का समर्थन किया। दल बदल विरोधी कानून में सुधार का सुझाव दिया। दल बदल करने वाले प्रतिनिधि के बारे में निर्णय लेने की सत्ता सदन के अध्यक्ष स्पीकर को है। उसकी जगह राज्यपाल या राष्ट्रपति को दिए जाने की सिफारिश की। संस्थाएं जैसे सुधार की औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। राजनीतिक स्तर पर निर्णय हुआ कि चुनावी फंड के लिए सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड की स्कीम निकाल दी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे अवैध घोषित किया तो 12 अप्रैल 2019 से जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे उनका सारा हिसाब किताब तुरंत चुनाव आयोग को देने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन राजनीतिक संस्कृति पर इसका क्या असर हुआ? राजनीतिक फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी चढ़ाई कर दी जिसमें चुनाव आयोग के गठन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का आदेश था। वर्चस्व की राजनीतिक संस्कृति ने उन संस्थाओं को अपने घेरे में ले लिया जिन्हें स्वतंत्र और साफ सुथरे मतदान और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। संस्था का मतलब केवल संवैधानिक संस्थाएं नहीं है,
बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर की भी संस्थाएं, जैसे कार्यकर्ताओं की जगह पर ठेकेदारों को ले लिया गया, ठेकेदारों के हवाले कर दी गई। उन विचारधाराओं के केंद्रों पर भी वर्चस्व की विचारधाराओं को मजबूत करने में लगे संघों ने कब्जा कर लिया। यह कल्पना करना कितना अजीब लगता है कि जिस लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सत्ता द्वारा दावा किया जाता है, वहां वोट के बचे कुचे अधिकार को सुरक्षित बचाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आए। संविधान चेतना की सुरक्षा और विस्तार के लोगों ने बनाया, लेकिन वर्चस्व की विचारधाराओं के भक्तों ने लोगों को संविधान की सुरक्षा करने के हालात में खड़ा कर दिया। राजनीतिक स्तर पर वर्चस्व की विचारधारा ने पन्ना प्रमुख का एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। यानी मतदाता सूची में एक एक पन्ने पर निगरानी और नियंत्रण का एक तंत्र विकसित किया गया। जो संस्थाओं के अधिकारी संवैधानिक जिम्मेवारियों के लिए तैनात थे, उन्हें चुन चुन कर बताया गया कि कैसे लोकतंत्र को चलाना है। उन्हें हटाया गया जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र को मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित करना चाहते थे। 2025 में वोट चोरी का मुद्दा भले सड़कों पर आया हो, लेकिन मतदाता सूची में शुद्धिकरण का कर्मकांड चल रहा था। केवल उसका व्यापक तौर पर वो संगठित नहीं था और ना ही उस पर संस्थाएं सहमति के स्तर पर पहुंची थी। चुनाव आयोग साफ सुथरा और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए मुख्य संवैधानिक संस्था है, लेकिन पहले चुनाव आयोग के गठन को राजनीतिक सत्ता ने सीधे अपने नियंत्रण में लिया। जिसने भी वर्चस्व की सत्ता पर तनिक भी लोकतंत्र के सवाल उठाए, उन्हें पद और देश छोड़ना पड़ा। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के मतदाता सूची में शुद्धिकरण के क्या अर्थ हो सकते हैं। क्षेत्रवार निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाता सूची से नामों को गायब करने और एक एक घर के पते पर सैकड़ों की संख्या में नए नामों को जोड़े जाने की जो शिकायतें आ रही थी, वह योजनाबद्ध तरीके से राज्यों के स्तर पर किए जाने की शिकायतों में बदल गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नागरिकता से जोड़ दिया। यह योजनाबद्ध कैसे है, यह ऐसे तथ्यों से पता चलता है। बिहार में SIR का आदेश आया, तब से चुनाव आयोग ने एक ही रट लगाई कि वह तो वही कर रहा है जो 2003 में हुआ था। लेकिन आश्चर्य कि चुनाव आयोग ने 2003 की फाइल कभी सार्वजनिक नहीं की, यानी उसे दबा कर रखा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं दिखाया जब आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के फैसले और उसके तौर तरीकों को लेकर महीनों तक वहां सुनवाई चली। 1 जून 2002 को चुनाव आयोग द्वारा जारी यह 62 पेज का दस्तावेज कहता है कि 2003 में सभी मतदाताओं ने गणना पत्र नहीं भरे थे, जबकि 2025 में आयोग बता रहा था कि भरे गए थे। इसे भी दोहराया कि 2003 में सारी प्रक्रिया 21 दिन में पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस सच को दबाकर कि 2003 में किसी भी मतदाता से कोई इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया गया था। 2003 में चुनाव आयोग के स्थानीय प्रतिनिधि के बतौर BLO यानी मतदाता केंद्र के अधिकारी की जगह एन्यूमरेटर होते थे। उनसे कहा गया था कि वे घर घर जाकर पुरानी मतदाता सूची में संशोधन करें। संशोधित सूची को फिर लिखा जाता था और परिवार के मुखिया उस पर हस्ताक्षर करते थे। एक वोटर के लिए ना कोई फॉर्म था, ना कोई समय सीमा और ना ही अपने आप नाम कट जाने का डर। 2003 में कोई दस्तावेज मांगा ही नहीं गया था। उन लोगों से दस्तावेज जरूर मांगे गए थे जो दूसरों प्रदेशों से आए और वोटर बन रहे थे, अपनी उम्र ठीक नहीं बता रहे थे या अपना रहने का पता बता रहे थे। इसके ठीक उलट बिहार SIR में हर मतदाता से कोई ना कोई कागज मांगा गया, या तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम का प्रमाण पत्र या फिर 11 दस्तावेजों में कोई एक। लेकिन इसमें आयोग का यह दावा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था कि 2003 में नागरिकता का सत्यापन हुआ था, जबकि 2003 की गाइडलाइंस में सभी मतदाताओं की नागरिकता की जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्टे पुरानी गाइडलाइंस के पैरा 32 में साफ लिखा है कि गणना अधिकारी का काम
नागरिकता की जांच करना नहीं है। नागरिकता का प्रमाण केवल 2 स्थितियों में मांगा जा सकता है। ऐसा इलाका जो राज्य सरकार ने विदेशी बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर रखा हो। आयोग अघोषित विदेशी बाहुल्य की पहचान करने में अब सक्रिय दिखा। कोई नया व्यक्ति जिसके परिवार के किसी व्यक्ति का वोट न हो तो उसकी नागरिकता की जांच का प्रावधान था। किसी व्यक्ति के बारे में लिखित आपत्ति कि वह भारत का नागरिक नहीं है, यह तो खैर था ही। इसके अलावा न किसी की जांच होती थी, न किसी का नाम इस आधार पर काटा जा सकता था। दरअसल यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा की एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 9 दिसंबर 2024 को अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी चुनाव संबंधी कागजात और दस्तावेज नियम 93/2/A के तहत 6 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने और दिखाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 2 हफ्ते के भीतर ही 20 दिसंबर 2024 को इस नियम में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के कारण जो अधिकार जनता को चुनाव संचालन से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त करने के लिए पहले मिला हुआ था, उसे केंद्र सरकार ने नियम 93/2/A में संशोधन कर खत्म कर दिया। संविधान में संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट में संशोधन करना हो तो संसद में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नियमों में संशोधन के लिए संसद में पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक इस नियम संशोधन की बात है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि सरकार द्वारा किए गए संशोधन में चुनाव आयोग से परामर्श किया गया है, जबकि इस संशोधन के नोटिफिकेशन में यह बात कहीं नहीं लिखा कि यह चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार किया गया है। यह संशोधन चुनाव आयोग की जानकारी और सहमति से हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटरों के सीसीटीवी फुटेज की जब मांग की गई तो उसे रामदेव स्टाइल में बहन बेटी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नियम कानून के अनुसार चलने वाली संस्थाएं नियमों में यह तो बदलाव करने लगीं या फिर नियमों को छिपाने या दबाने में सक्रिय दिखती हैं। वोट चोरी हेराफेरी के लिए शारीरिक हिंसा की किसी दृष्टांत की कोई जरूरत नहीं दिखती है। संस्थाएं मतदाताओं के बहुमत हिस्से को चुनाव लड़ने से अयोग्य होने की स्थितियों में खड़ा कर चुकी हैं। उम्मीदवारों में जो वर्चस्व के एक अधिकारवादी विचारों और व्यवहारों को चुनौती देने के लिए खड़े होने की कोशिश की, उनके घरों और नाते रिश्तेदारों को जेल में डालने व अदालती कार्रवाइयों में उलझाने के तरीके विकसित हुए। आंकड़े बताते हैं कि संस्थाओं का इस्तेमाल किस तरह से मतदाताओं के अधिकारों के इस्तेमाल करने के उद्देश्यों को किस तरह से महत्वहीन करने का संदेश दिया गया। चुने गए सदस्य संस्थागत स्तर पर संसद और अदालतों के फैसलों के बाद निकाले गए। संसद से कई सदस्य निकाले गए। हालात की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि संसदीय लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार का उपयोग महज चंद दूरी ही तय कर पाया है। 1946 से 2019 के बीच देखें तो 1946 में 14 लोग सरकार बनवा देते थे, जो कि 2019 में बढ़कर यहाँ तक पहुँचा कि 100 में 20 लोग सरकार बनवा देते हैं। 2019 में 90 करोड़ से कम 89.6 करोड़ मतदाता थे। उनमें से 60 करोड़ 37 लाख मतदाताओं ने वोट दिए। सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 22.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। इस तरह मतदाताओं में लगभग 25% का समर्थन बीजेपी को मिला। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो पार्टियों को सरकार बनाने के लिए 100 में केवल 20 या 25 लोगों का समर्थन चाहिए। देश की कुल आबादी के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 303 सीटें जिता देने वालों की संख्या 100 में 20 से भी कम दिखती है। 20 लोगों का किसी भी पार्टी नेतृत्व को समर्थन, लेकिन सरकार के फैसलों से 140 करोड़ लोगों का जीवन और उसका समाज प्रभावित होता है। दूसरा सवाल यह है
कि यदि जनसंख्या का 10% हिस्सा चुनाव के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को सरकार बनाने या चलाने की इजाजत देता है तो क्या वह अपनी जिम्मेवारी के महत्व को समझता है? यह 10% वाला हिस्सा कैसे लोगों का है और उसके आचार व्यवहार का इतिहास कैसा रहा है? 2025 से पहले एक दशक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिन मतदाताओं को अधिकार से वंचित किया गया और दूसरी तरफ जिनके नाम मतदाता के रूप में जोड़े गए, उनका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट दिखता है कि कैसे संस्थानों को मतदाताओं का चुनाव करने के लिए कब्जे में कर लिया गया है। संसदीय लोकतंत्र के लिए चंद बातें समझना जरूरी लगती है। पहला, आंदोलन चेतना का उत्पाद करते हैं और सत्ता चेतना को नियंत्रित करना चाहती है, उसे सीमित करती है, उसे भ्रमित करती है, उसे बाधित करने की कोशिश करती है, कुंद करने की भी, और अंततः उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरा, चेतना के साथ हर तरह का व्यवहार किया जा सकता है लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता है। वह मरणासन हालत में लंबे समय तक रहने के बावजूद खड़ी हो जाती है। हम क्यों गणतंत्र उसकी विचारधारा को लंबे समय के बाद भी खड़ा कर उसे ताकत देने की कोशिश में लगे हैं, जबकि गणतंत्र विरोधी कई व्यवस्थाएं बनी और उन्होंने उसे मारने की हर संभव कोशिश की। तीसरा, मतदाता पसंद करें, यही निर्णय तो लोकतंत्र का बुनियाद है। मतदाता के अनुभव, एहसास, संवेदना और सौंदर्य बोध के आधार पर मतदाता की पसंद एक आकार लेता है, लेकिन वास्तव में मतदाता पर पसंद थोपने की हर संभव कोशिश होती है। जो कोशिश करते हैं वे ताकतवर होते हैं, उनके पास हर तरह के संसाधन होते हैं। वह कभी मतदाताओं के अनुभवों में सेंध लगाकर, एहसास के ऊपर शोर का लाउडस्पीकर रखकर, संवेदना को नशे से और सौंदर्य बोध को अश्लीलता के भाव से विकृत करने के लिए तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, गौरतलब है कि मतदाताओं के ऊपर जो थोपाई होती है वह लोकतंत्र का ही फूल दिखाकर होता है, लेकिन उस फूल में किस तरह का लालच, भय, जालसाजी, चालाकी, धूर्तता, बेईमानी है, इसकी पहचान कर लें तो लोकतंत्र में अधिकार हासिल करने की चेतना बच जाती है। 5, एक फूल की पहचान एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे में करें। संसद की एक समिति ने 79वें प्रतिवेदन में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनमें एक मुख्य बात की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। वह समिति कहती है कि एक बार चुनाव होने से चुनाव कराने वाली महत्वपूर्ण जनशक्ति को मुक्ति मिल जाती है, जो कि प्रायः निर्वाचन कार्यों में लंबी अवधि के लिए तैनात रहती है, जबकि संसदीय राजनीति और संविधान कहता है कि मतदाता शक्ति यानी नागरिकों की जनशक्ति का दबाव हर वक्त सरकार चलाने वाली पार्टियों व प्रतिनिधियों पर बने रहना चाहिए, नहीं तो लोहिया के शब्दों में संसद आवारा हो जाती है। एक चुनाव से पार्टियां व उसके प्रतिनिधि स्वयं को हर स्तर पर मनमाना करने के लिए मुक्त होना चाहते हैं। समिति की रिपोर्ट संस्थागत स्तर पर पूरे मतदाता द्वारा चुने जाने वाले संसदीय लोकतंत्र की जगह मतदाताओं का चुनाव करने वाली संसदीय व्यवस्था की तरफ ले जाने का संकेत देती है। भारत में संसदीय चुनाव में वोट चोरी का इतिहास सत्ता पर किसी तरह काबिज रहने के विचार और संस्कृति का हिस्सा है। तय यह करना है कि इसे मतदाता चुनने वाली संसदीय सत्ता बनाना है या मतदाता द्वारा लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना है। नमस्कार, आदाब।